हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि हमने ऑलरेडी क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। और आज के लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज हमें बात करनी है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, एक सिंपल से वे में आपको समझाऊं तो हमने कुछ लास्ट लेक्चर्स के अंदर HCl गैस के बारे में हमने स्टडी किया था, राइट। ठीक है, HCl गैस के बारे में स्टडी किया था। उस गैस को आप क्या कर दो, उसको आप डिजोल्व कर दो। किसके अंदर डिजोल्व करेंगे? उसको डिजोल्व कर दो आप अपने पानी के अंदर। तो जैसे आप HCl गैस को पानी में डिजोल्व करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। दैट्स इट। इतना मुश्किल ही नहीं है ये। अब मैं आपको ना इसके बारे में बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, सब इंपॉर्टेंट बातें, ये सारी बातें जो है ना इसके रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ पे समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो HCl आपको यहाँ पे मिलता है ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, तो ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, जिसकी वजह से एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है H और Cl के बीच में, और एक कोवेलेंट कंपाउंड आपका क्रिएट होगा। डन। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा वाटर की, तो जो वाटर है उसका होता है पोलर नेचर। पोलर नेचर। अब कई लोग ना हमेशा पूछते हैं कि सर ये पोलर नेचर का क्या मतलब है इसमें, व्हाट डू मीन बाय दैट। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं कि क्या होता है ये। अगर आपने इसके वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था तो आपको याद होगा कि बेटा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन होता है आपके पास, राइट। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इसकी, ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं ना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, इसी वजह से ऑक्सीजन पे आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। बस इसी नेचर को हम पोलर नेचर कहते हैं। और इस नेचर की वजह से जब कभी भी किसी कोवलेंट कंपाउंड को पानी के अंदर हम डालते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है। सो एक्चुअली में होता क्या है, मैं थोड़ा वो आपके सामने मैं आपको समझा दूं एक बार अच्छे से। तो मेरे पास देखिए बेटा क्या होता है कि HCl है, उसको मैंने पानी के साथ मिलाया, और इससे क्रिएट होता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और साथ में बेटा बन जाता है Cl नेगेटिव। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें आयंस क्रिएट होते हैं। इसी हाइड्रोनियम आयन की वजह से इसका एसिडिक नेचर होता है। और इसी की वजह से अगर आप एक ब्लू लिटमस को पास लेके आएंगे तो वो आपका रेड में टर्न हो जाएगा। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, जो मुझे मेन मेन बातें यहाँ पे समझानी है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात यहाँ पे यही है कि अगर मैं HCl की बात करूं तो H और Cl के बीच में एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है हमारा। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन क्या है आपका, स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव है। ये आपका हाइड्रोजन है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। ठीक है। ये जो आप यहाँ पर ऑक्सीजन को देख रहे हो, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको तोड़ के अपने साथ जोड़ लेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा आपका। तो इसका जो H पॉजिटिव है, मतलब ये किस में ब्रेक डाउन होगा, ये होगा आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियस है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब ये हाइड्रोजन इसके पास जाके इसके साथ जुड़ता है, तब जाके बेटा क्रिएट होता है आपका H3O पॉजिटिव आयन। क्लियर? और बाकी ये जो Cl नेगेटिव आयन है ये मैंने आपका यहाँ पे दिखा दिया है।
आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक तो इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको इसके अंदर और अच्छी क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और वो है कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, इसलिए समझना है बेटा आपने। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका। अगर आप एक ड्राई, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक मान लीजिए एक ड्राई HCl गैस का इस्तेमाल कर लेते हो, या उसी गैस को आपने हाई प्रेशर लगा के और लो टेम्परेचर लगा के उसको लिक्विफाई किया हो, तो हमेशा याद रखें कि ये जो आपकी गैस होती है ये कभी भी प्रोड्यूस नहीं करती H पॉजिटिव आयन। ठीक है, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस दैट इज H पॉजिटिव आयन। क्लियर हो गया। और क्योंकि ये कभी भी H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ इसी वजह से अगर आप इसके पास एक ब्लू लिटमस पेपर अगर आप इसके पास ले जाओगे तो ये कभी भी रेड में टर्न नहीं होगा, नेवर टर्न्स टू रेड। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर मतलब अगर मैं बात करता हूँ HCl की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं H2SO4 की बात कर रहा हूँ, इन सब में ना कैपेबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव जो मैंने बताया था। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता तो मतलब वो एसिडिक नेचर का नहीं है। और किसी के स्ट्रॉन्ग एसिड होने का या वीक एसिड होने का इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस क्रिएट करता है। और इसी वजह से हम इसके बारे में एक बात तो पक्का कह सकते हैं कि ये जो ड्राई HCl गैस है ये एक नॉन एसिडिक नेचर की गैस होती है। तो क्या है ये? नॉन एसिडिक है नेचर में। पहले पॉइंट तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट भी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ड्राई HCl गैस है, ठीक है जी, और क्योंकि ये कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, इसकी वजह से ये इसके थ्रू कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो याद रखें पहली बात ये कि क्या होता है, नॉन एसिडिक होता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा ड्राई HCl गैस है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। एंड क्यों नहीं कंडक्ट करेगा? क्योंकि देर इज एन एब्सेंस ऑफ आयंस। ठीक है, किसकी वजह से? कि देर इज एन एब्सेंस ऑफ आयंस। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है, देखिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? क्योंकि देखो पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं ड्राई HCl गैस के पास ब्लू लिटमस पेपर लेके जाऊं तो वो रेड में नहीं कन्वर्ट होता था, तो हमने कह दिया कि यार ये एक नॉन एसिडिक हमारा जो है कंपाउंड है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ड्राई HCl गैस में करंट को पास करने की, और वो करंट मतलब पास नहीं हो पा रही क्योंकि उसमें एब्सेंस ऑफ आयंस है, तो ये एक्चुअली शो करता है कोवलेंट नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? कोवेलेंट नेचर ऑफ HCl। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, दो बातें इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगर मैं ड्राई HCl गैस की बात करता हूं तो नंबर वन, ये ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता, ये शो करता है उसके नॉन एसिडिक कैरेक्टर को। अगर मैं बात करता हूं कंडक्टिविटी की तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और क्यों नहीं करता? क्योंकि एब्सेंस है आयंस की। और ये शो करता है कोवलेंट नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड की। क्लियर? इसके अलावा ये जो गैस है, पानी के अलावा ये टोलुइन जो होता है जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर ये आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। सो द गैस इज सोल्यूबल इन टोलुइन। और ये टोलुइन है क्या? बेसिकली एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है।
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और जब ये गैस टोलुइन के अंदर भी डिजोल्व अगर होगा ना, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये मेरा एच पॉजिटिव आयन बिल्कुल क्रिएट नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल भी एच पॉजिटिव आयन क्रिएट नहीं करता। और इसी वजह से अगर इस केस में भी अगर आप एक ब्लू लिटमस इसको पास लेके जाओगे तो वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इवन चाहे आप पानी में उसको डिजोल्व, मतलब अगर टोलुइन की बात कर रहा हूँ, पानी में नहीं, क्योंकि पानी में डिजोल्व करेंगे तो HCl का एसिड बन जाएगा, और वो हमेशा जो है क्या हमारे पास होता है ब्लू लिटमस है उसको रेड करता है। लेकिन अगर उसी गैस को आप टोलुइन के अंदर डालते हो जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो वो कभी भी एच पॉजिटिव आयंस आपका क्रिएट नहीं करता है। तो और क्योंकि एच पॉजिटिव आयन क्रिएट नहीं करता, इसी वजह से अगर इस गैस को सोल्यूबल किया जाए टोलुइन के अंदर, तो ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और ना ही ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा। सो ब्लू जो लिटमस है आपका, ठीक है, सो मैं ऐसे देता हूं, इट नीदर टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, और नॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अब हमने बेटा स्टडी करना है लेबोरेटरी मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए जल्दी से वो कर लेते हैं। तो अब हमें बात करने बेटा लेबोरेटरी मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम करते क्या है, जो गैस है उसको पानी से हम पास करते हैं, और तब तक उसको उसमें पास किया जाता है जब तक और ज्यादा गैस मेरी एब्जॉर्ब ना हो उसके अंदर, पानी के अंदर। लेकिन एक बात बता देता हूं कि जो एक बार हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, हम उसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लेके आते हैं, और उस कॉन्सेंट्रेटेड जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है उसमें 36% बाय मास हाइड्रोक्लोरिक उसमें प्रेजेंट होता है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है बेटा कि उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम क्या करते हैं बेटा कि एक्चुअली में ना, हम यहां पर बेटा जो HCl गैस है, ये जो सिस्टम या अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इसको फनल अरेंजमेंट कहा जाता है। हम एक क्या करते हैं, फनल लेते हैं, उसको इन्वर्ट करके, ये जो आप देख रहे हो बेटा इसका टॉप मोस्ट पार्ट है, वो हम पानी के सरफेस से जस्ट टच करते हैं, उसमें डिप नहीं करेंगे। हम ये जो माउथ है ना इसका फनल का, उसको पानी के सरफेस के साथ जस्ट हम क्या करेंगे, टच करेंगे, दैट्स इट। और यहां से बेटा जो HCl गैस है उसको इस फनल के, मतलब इस ट्यूब के थ्रू हम इस फनल के अंदर डालते हैं। अब होता क्या है, बड़े ढंग से समझना, 2 मिनट में सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। होगा क्या, जब ये HCl गैस इस पाइप के थ्रू इस फनल के अंदर आएगा ना, एकदम से क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हो, ये जो पानी यहाँ पे दिखता है उसके साथ जो HCl गैस है वो एकदम से डिसॉल्व हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी तेजी से HCl गैस पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, उतनी तेजी से तो HCl गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती। तो होगा क्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस रीजन के अंदर पहले क्या था, HCl गैस था, वो सारा का सारा जो HCl गैस है वो कहां चला गया, वो चला गया मेरे इस वाटर के अंदर। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एक लो प्रेशर रीजन यहां पे क्रिएट होगा। ठीक है, और लो प्रेशर रीजन होने की वजह से यहां का जो पानी आपका है, जैसे आपको एरो के थ्रू दिखाया भी गया है, जो पानी है वो एक्चुअली फनल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। इसको कहा जाता है बैक सक्शन, बैक सक्शन। ठीक है, तो हुआ क्या, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबसे पहले HCl गैस इस पाइप के थ्रू अंदर एंटर हुई, यहां पे आपके पास फनल है, फनल में जैसे ही गैस यहां पे आएगी, पानी के साथ एकदम से डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती है। और एकदम से डिसॉल्व होने की वजह से यहां पर एम्प्टी स्पेस बन गया, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो गया एक तरीके से। नॉट एग्जैक्टली, मैं वैसे बता रहा हूं कि लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। और लो प्रेशर रीजन होने की वजह से बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो पानी को लगातार धक्का दे रहा है, और आपको पता है जो फ्लूइड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहां से जो पानी है वो आपका इस फनल के अंदर एंटर कर जाता है। इस प्रोसेस को बैक सक्शन कहा गया है। अब प्लीज अंडरस्टैंड जो होगा आपका यहां पर।
सो क्या होता है बेटा, जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है, जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है, लगातार इनके बीच में जो गैप है वो कम होना शुरू होता है। मतलब पहले ये देखो, ये पूरा पानी है आपका यहाँ पे सपोज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 यू आर गोइंग टू सी दैट कि पानी जो है वो ऐसे ऐसे, मतलब इनके बीच में जो एयर है वो इसमें आनी शुरू हो जाएगी। ये जो रीजन है ना, ये एयर वाला रीजन है, ये वाला रीजन आपका। एंड फाइनली क्या होगा, फाइनली आपका सारा का सारा जो पानी है वो मेरा इस फनल के अंदर चला जाएगा। और नीचे जो इस बीकर में पानी रखा हुआ है और जो इस फनल के अंदर पानी है, उसके बीच में एक एयर गैप क्रिएट हो जाती है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, जैसे ही एयर गैप आपकी क्रिएट हो गई, तो उसका मतलब पता क्या है, उसका मतलब ये है कि अब जो अंदर का प्रेशर था और जो बाहर का प्रेशर है वो दोनों आपके बैलेंस हो चुके हैं। अंदर का प्रेशर और ये जो रीजन यहाँ पे है, यहाँ का प्रेशर, दोनों क्या है, आपस में सेम है। और जब दोनों का प्रेशर आपस में सेम होगा, तो ये जो पानी है अपने वेट की वजह से दोबारा कहाँ गिर जाएगा, इस बीकर में आके गिर जाएगा। सो ऑल द टाइम यू आर गोइंग टू सी दैट कि जो फनल है क्या करता है, ऊपर से हाइड्रोजन की जो गैस है वो अंदर, हाइड्रोजन की नहीं हो रही, HCl गैस जो है वो एंटर करती है। जैसे ही HCl गैस अंदर एंटर करेगी तो वो पानी से डिजोल्व हो जाएगा। पानी से जैसे ही आपका डिजोल्व होगा, एक लो प्रेशर रीजन यहाँ क्रिएट होगा, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है, तो पानी आपका ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, इनके बीच में जो है एयर गैप्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो एक पॉइंट आएगा जब एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में पूरी एयर की एक लेयर होगी, ठीक है, मतलब ये से अलग हो चुका होगा। उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारा जो अंदर का प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर इस पे एक्ट कर रहा था, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पर पानी है वो अपने वेट की वजह से दोबारा बीकर में आके गिर जाता है। सो ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा, लगातार चलता जाएगा। पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, फिर से हाइड्रोजन गैस आएगी, फिर से सक्शन क्रिएट होगा, पानी वापस ऊपर की तरफ जाएगा। और याद रखिए बेटा, इसको क्या कहते हैं, बैक सक्शन इसको कहा जाता है। तो बस इसी प्रोसीजर की हेल्प से लगातार हम पानी के अंदर HCl गैस को डिसॉल्व करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और फाइनली हमें हमारा HCl जो है, मतलब एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल पता है यहाँ पे क्या है, अब बात समझना, प्रोसीजर आपको ऐसा सच नहीं आता करने को, लेकिन क्वेश्चन उनके रिलेटेड बहुत आते हैं। अब उनमें से सबसे प्यारा क्वेश्चन ये है कि सर आप इंस्टेड ऑफ फनल आप सीधा एक ट्यूब क्यों नहीं ले लेते, ऐसे आपने ट्यूब क्यों नहीं ले लेते, आपने एक फनल ही क्यों लिया। पॉइंट समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास फनल बना हुआ, राइट। तो आप फनल की जगह पे सीधा एक ट्यूब क्यों नहीं लगा देते, फनल को छोड़ दो, ये नहीं मुझे चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो फनल अरेंजमेंट की जरूरत क्या है, वो जरूरत समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो उसके बारे में आप यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। तो होता क्या है, HCl गैस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, ठीक है। और बहुत सोल्यूबल होने की वजह से बहुत जल्दी मेरे पानी में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। इतनी जल्दी हो जाता है कि यार, कि गैस अभी प्रोड्यूस भी नहीं हुई और वो पहली पानी में डिसॉल्व हो गया। और इसी वजह से बैक सक्शन जो इफेक्ट है वो टेक प्लेस करता है, आपको मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ, राइट। तो मेन जो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखो बेटा, आपको इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा। इस पैराग्राफ में ये जो पहला पैराग्राफ है ये वही है फिनोमिनन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में साफ साफ बातें कही गई है कि अगर मान लीजिए मैं फनल अरेंजमेंट की जगह पे एक नैरो ग्लास ट्यूबिंग कर देता तो क्या होता। होता ये कि अगर आप खुद खुद देखो बेटा, आपको खुद ना ये बात समझ में आएगी मैं बोलना क्या चाहता हूं। यहाँ पे देखो, मान लीजिए बेटा जी ये मेरा फनल है, और मान लीजिए कि नैरो ट्यूब का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। आपको पता बैक बैक जो बैक सक्शन है वो तो होगा ही होगा। और जब बेटा बैक सक्शन होगा तो पानी का जो लेवल है वो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। और अगर मैं इस पाइप के कंपेरेटिवली या इस फनल के कंपेरेटिवली इसके बारे में बात करूं, तो आपको नहीं ऐसा लगता कि जितना वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर सकता है फनल अपनी शेप की वजह से, उतने वॉल्यूम को मतलब यहां पर रखने के लिए इसका लेवल जो है वो ज्यादा ऊपर की तरफ होगा। मैं फिर आराम से समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं बेटा कि ये जो फनल का अगला मुंह है ना, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को उतने ही एरिया के अंदर होल्ड करके रख सकता है। लेकिन पतली ट्यूबिंग होने की वजह से
उतने ही पानी को होल्ड करने के लिए उसको हाइट वाइज पानी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभार क्या होता है कि जो पानी हमारा लेवल ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, वो एक्चुअली उसी फ्लास्क में जाके गिर जाता है जिस फ्लास्क के अंदर से हम HCl गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर बाई चांस किसी वजह से यहाँ पे जो पानी है वो आपका उसी फ्लास्क में चला गया, तो क्या होगा, एक रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और उससे एक्सप्लोजन भी हो सकती है, क्योंकि और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी और जो रिएक्शन आपकी चल रही थी वो भी रुक जाएगी। ठीक है ना। तो हमेशा हमेशा एक बात याद रखें, यहां पे मैं आपके लिए पढ़ के भी बोल देता हूं, कहता है कि इफ द ट्यूब इज मेड ऑफ ऑर्डिनरी नैरो ग्लास ट्यूबिंग, द वाटर विल क्विकली फिल इट and pass over into the generating flask, and this would stop the reaction and might result in an explosion due to the heat produced when water comes in contact with hot concentrated sulfuric acid। देखो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया। सो हमेशा याद रखें हम फनल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो अगर आपसे पूछ लेता कि यार कि फनल एग्जैक्टली करता क्या है, तो सिंपल सी बात है। पहली बात, बैक सक्शन को वो मिनिमाइज करता है, जो इसका सबसे पहला पॉइंट है। क्या है, जो बैक सक्शन है उसको मिनिमाइज या प्रिवेंट कर देता है। अगर आपके मन में आता है सर कैसे करते हैं, देखो मैंने अभी तो बताया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, टेंशन ना लो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि जब मैं फनल की बात करता हूँ तो फनल केस का जो अगला जो मुंह होता है ना, उसके अंदर जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है, पानी का मैक्सिमम लेवल यहीं तक ही जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं पतली ट्यूबिंग का इस्तेमाल करूंगा तो पानी का लेवल बहुत ऊपर तक जाता है, और ये भी हो सकता है कि वो उस फ्लास्क में गिर जाए जहां से आपका ये प्रोड्यूस हो रहा था। क्लियर हो गया। अच्छा, और दूसरा मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं बेटा, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। देखिए सिंपल सी बात है यार, एक तो ज्यादा सरफेस एरिया है तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ HCl गैस यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है, और जल्दी से वो मेरे पानी के साथ डिजोल्व भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखें मतलब कि फनल इफेक्ट जो है, फनल अरेंजमेंट है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, और हम क्यों हम ट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते इंस्टेड ऑफ दिस। ये बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो एग्जैक्टली इसी के बेसिस पे बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा अपनी प्रिकॉशंस की। देखिए सिंपल सी बात ये है कि ये बात तो सच है, देखो बेटा बैक सक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि फनल के अंदर आप जो ट्यूब ले लो, बाई चांस मान लो आपने कहा कि सर मुझे तो पता है कि फनल में से तो यार मेरा जो है पानी ऊपर की तरफ आएगा ही नहीं, अगर आप मान लो ये कह देते हो, ठीक है। ठीक है, और उस चक्कर में आप क्या करते हो कि ऊपर वाले जो पाइप है वो छोटी सी रख देते हो, बड़ी रखते ही नहीं हो। ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि HCl गैस बहुत ज्यादा इसमें इकट्ठी हो गई और जो पानी है वो इससे बाहर की तरफ ही आ जाए, तो फनल के अंदर भी ऐसा हो सकता है ना। अगर अगर हो, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि ये इस चीज को मिनिमाइज कर देता है, थोड़ा प्रिवेंट कर देता है, मतलब गलत ना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इसको 100% एंटी सक्शन डिवाइस बनाने के लिए, मतलब 100% की एक्सीडेंट हो ही ना, हमने क्या किया, मान लेते हैं कि इस फ्लास्क के अंदर आपका जो HCl गैस है वो प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। हम क्या करते हैं बेटा, इसी के साथ ना इन दोनों के बीच में हम ना एक कंटेनर और अपनी तरफ से लगा देते हैं। जैसे मान लो मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है, मान लो ये लगा दिया यहाँ पे, और यहां से एक पाइप ली और मैंने इसके साथ ऐसे अटैच कर दी। तो मान लो अगर पानी यहां से निकलेगा अभी तो कहाँ इकट्ठा होगा, इस बीकर के अंदर इकट्ठा होगा, कौन सा सोल्यूशन में जा रहा है। सिंपल सी बात है। और इसी वजह से ये 100% फुल प्रूफ हो जाता है यार कि कुछ भी हो जाए, अगर मान लो बैक सक्शन की वजह से पानी अगर ऊपर उठता भी है तो मेरे सोल्यूशन के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, बड़ा स्मार्टली काम किया गया। उन्होंने क्या किया कि जिस फ्लास्क से आपका HCl गैस प्रोड्यूस हो रहा है और जो पानी का ट्रफ है, उनके बीच में भी यार एक ना कंटेनर रख देते हैं, एम्प्टी फ्लास्क रख देते हैं। और उसका फायदा बस यही कि अगर पानी मान लो गलती से अगर सक्शन से ऊपर आ भी जाए तो वो इस फ्लास्क में इकट्ठा हुआ इसमें नहीं जाएगा। तो ये मेरा सबसे पहला इसमें प्रिकॉशन है। दूसरे प्रिकॉशन की बात करते हैं। देखिए आप भी जानते हैं बेटा कि हमारे पास जो अब HCl मिलेगा वो वैसे डाइल्यूट वर्जन में हमें मिलता है। हम क्या करते हैं कि उसको डिस्टिलेशन की हेल्प से, तो वर्ड इज डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन की हेल्प से हम उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाते हैं। ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन को कब तक बढ़ाते हैं, जब तक उसके अंदर 22.2% HCl प्रेजेंट नहीं हो जाता। जिस टाइम इसके अंदर 22.2% HCl प्रेजेंट हो जाएगा बाय वेट, तो हम वहां पे अपना इसको रोक देते हैं, ये इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। अगर आपके मन में है सर कैसे करेंगे इसको, देखिए कुछ नहीं करना, जो आपके पास डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन है आपने उसको लगातार बॉईल करते रहना है एट द टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है।
और दूसरी बात ये कि सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 22.2% ही क्यों रखनी है, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते कॉन्सेंट्रेशन? देखो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो जो HCl गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली वाटर वेपर के साथ मिक्सअप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि नो फर्दर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इज पॉसिबल ऑन बॉइलिंग एज मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस गेट मिक्स विद द वाटर वेपर। तो दो सिंपल प्रिकॉशंस आपने ध्यान रखनी है। पहली प्रिकॉशन तो ये है कि यार पानी का जो ट्रफ है एंड दूसरा जो मेरा फ्लास्क जहां से HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है उन दोनों के बीच में एक फ्लास्क रख दो भाई। बैक सक्शन होगी भी तो पानी बीच वाले में चला जाएगा, मेरे डायरेक्ट सोल्यूशन में नहीं जाएगा और एक्सप्लोजन कुछ नहीं टेक प्लेस करेगा। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये उन्होंने निकाला कि एक काम करते हैं, डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन जो हमारे पास है होता ही है, उसको ना हल्का हल्का 110 डिग्री सेल्सियस में गर्म करना शुरू कर दिया और तब तक गर्म करने लग गए जब तक इसका 22.2 जो % है वो हमारा मतलब HCl बाय वेट उसमें प्रेजेंट ना हो। जब होगा हम वहीं पे रोक देंगे। और उससे ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, इससे क्या होगा कि अगर उससे ज्यादा कर दिया तो जो HCl की गैस है, जो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली पानी के वेपर्स के साथ ना एक्चुअली मिक्सअप होने शुरू हो जाते हैं और फिर हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएगी। तो वो बिल्कुल भी नहीं हम चाहते। ठीक है ना, तो इसलिए मैक्सिमम डिमांड 22.2% तक आपने जाना है। क्लियर? आगे देखिए। सो ये बात हमेशा याद रखना, जो क्रक्स पॉइंट है, अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है, इसको एजिट्रॉप भी कहा जाता है आपका। ठीक है जी। अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजिट्रॉप इज अ सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन होता है विच बॉइल्स विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन, मतलब कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। सो HCl जो हमारा एसिड है फॉर्म्स एट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। प्लीज रिमेंबर जो इसका टेम्परेचर है, इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग क्या होता है 110 डिग्री सेल्सियस में हम इसको रखते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह ये जो HCl एसिड है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में स्टडी किया, हमने उसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में स्टडी किया, हमने उसके बैक सक्शन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया और हमने ये जाना कि अगर उस चीज को अवॉइड करना हो तो कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।